हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी प्लस वंस अगेन। तो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम एनटीएससी के सिलेबस में केमिस्ट्री में क्या क्या कवर करने वाले हैं चैप्टर वाइज, एंड वी कवर्ड इट इनटू 2 फेजेस। तो आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम आज की क्लास में क्या क्या कवर करेंगे कि मैटर क्या होता है, सेकेंड मैटर के करेक्टरिस्टिक, थर्ड हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, एंड फोर्थ इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज मैटर। हमें बहुत अच्छे से बताया है कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, यू कैन ऑल्सो से दैट एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, वॉल्यूम एक्सेट्रा। तो अगर मैं मैटर के बारे में बात करूं तो कोई भी चीज जिसमें स्पेस एंड मास हो। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये बात भी कि स्पेस और मास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें स्पेस और मास नहीं होता। अगर मैं इस ब्लैक बोर्ड के बारे में भी बात करूं तो ब्लैक बोर्ड का भी कोई स्पेस है और इसका कोई मास है। तो हम एयर है, वाटर है, विंड है, वट एवर इट इज, चाहे वो आपका कोई सॉलिड सर्फेस है या फिर वो कोई कंटेनर है, सभी का कोई ना कोई स्पेस और मास होता है। तो मैटर की जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मैटर की कंपोजिशन कुछ भी हो, मैटर का फेस कुछ भी हो, वो उसमें मास होगा ही होगा और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी ही करेगी। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले ये समझो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है। जैसे कि हम है, हमारा एक नेचुरल फिनोमिना है, हमारा एक नेचुरल कैरेक्टर है कि हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं। तो मैटर का कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है कि मैटर की क्वालिटी क्या है, मैटर को कैसे डिफाइन करोगे कि वो क्या है। तो देखो, मैटर जो होता है वो एक बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अब चाहे आप सॉलिड बनाओ, चाहे आप लिक्विड लो, चाहे आप गैस के बारे में बात करो, हर वो चीज मैटर में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही छोटे माइन्यूट पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो हम बोल सकते हैं कि मैटर में जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स। अगर हम मैटर के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो हम ये चीज बोल सकते हैं। अब जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊं एंड इस बॉक्स में मैंने बहुत सारे पार्टिकल्स डाल दिए, समथिंग लाइक दिस, मैंने बहुत सारे पार्टिकल्स ऐड करे। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, हर पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई स्पेस है। मैं इस स्पेस को कलर करके दिखा रही हूँ। ये भी स्पेस है, ये भी एक स्पेस है, ये भी स्पेस है। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल कितना भी टाइटली ऑक्यूपाई कर दे लेकिन उसके बीच में थोड़ा स्पेस रहता ही है। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पार्टिकल्स हैज स्पेसेस बिटवीन देम। तो मैटर के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं साइज में और उनके बीच में स्पेस होता है। अच्छा, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब अगर मैं इन पार्टिकल्स के बारे में बात करूं तो भी हम जानते हैं कि भाई मैंने इसको एक कंटेनर में बंद कर दिया है, ठीक है, लेकिन इन पार्टिकल्स में कोई ना कोई स्पेस है। तो स्पेस होने की वजह से क्या होगा, ये वाले जो पार्टिकल्स होंगे ये अपनी मीन पोजिशन पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मीन मतलब कि वाइब्रेशन कैसे होगी, अगर जैसे पार्टिकल स्मॉल साइज का भी है तो वो अपनी मीन पोजीशन पे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। क्लियर हुआ? मींस ये नहीं है कि वाइब्रेशन ऐसे होगी। अगर पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो वो मूव भी करने लगेंगे, लेकिन अगर डिस्टेंस कम है तो वो वाइब्रेट करेंगे। लेकिन अब मैं अगर इन पार्टिकल्स के डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो इन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो अब ये वाइब्रेट नहीं करेंगे, ये मूव करेंगे। तो देयर इज अ डिफरेंस। हमें देखना पड़ेगा कि पार्टिकल सॉलिड है या पार्टिकल गैशियस फॉर्म है। अगर पार्टिकल हमारा सॉलिड फॉर्म में हुआ तो वो वाइब्रेट करेगा और गैशियस फॉर्म में हुआ तो मूव करेगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी उसकी, कि जो पार्टिकल्स हैं दे मूव फ्रॉम their mean position। अब उसके फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन होती है। तो
तो सिमिलरली जो पार्टिकल्स होते हैं, अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमने अगर पार्टिकल हम कन्फाइन कर रहे हैं तो इन पार्टिकल्स को जोड़े रखने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वही तो इन पार्टिकल्स को कंबाइन कर रही है ना आपस में। तो मैं बोल सकती हूँ कि इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो दिस इज आवर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। सो दीज आर आवर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच आवर मैटर इज डिपेंडेंट। अब हमारा जो मैटर है इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही हमने क्लासिफाई किया है इनटू 2 कैटेगरीज। The first category classification, तो हम क्लासिफिकेशन है ना इसके 2 बेसिस पे करते हैं। फर्स्ट हमारा बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इसका एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स। On the basis of physical state, we all know that it is solid, liquid, गैस, प्लाज्मा। प्लाज्मा आपका मैनमेड है, सिंथेटिक है, एंड द लास्ट वन, फिफ्थ वन इज बोस आइंस्टाइन। ये दो हमारे सिलेबस में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट हमारे दीज 3 कैटेगरीज हैं। तो अभी मैं आपको बात करती हूँ कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखो हम आगे पढ़ेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के बारे में, एक शॉर्ट रिव्यू देती हूँ, ये हम आगे पीरियोडिसिटी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स वो होते हैं जो किसी भी सिंगल मेटल या नॉन मेटल से मिलके बनते हैं। जैसे अगर मैं एलिमेंट के बारे में बात करूँ तो सोडियम एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है। मतलब जिसमें सिंगल मेटल या नॉन मेटल हो हम उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 elements। एग्जाम्पल आप कंपाउंड क्या बोल सकते हो, MnO2, HCl भी आपका एक कंपाउंड है, SO2 भी आपका एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका एक कंपाउंड है। मतलब कि जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स। जैसे कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन सेकेंड एलिमेंट है, तो इन दिस कंपाउंड देयर आर 2 एलिमेंट्स। अगर मैं ऐसे ही KMnO4 लिख लूं तो KMnO4 भी आपका एक कंपाउंड है। अब देखो पोटेशियम एक एलिमेंट है, मैग्नीज एक है और ऑक्सीजन एक, तो KMnO4 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। ऐसे ही अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मोर देन 1 होमो एलिमेंट और हीटरो। कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन कंपाउंड्स हम तब यूज करते हैं जनरली जब हम किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, या जनरली जब हम कंपाउंड्स में सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स का मैं कैसे बोल सकती हूँ, O3, NO, O2, दीज आर ऑल्सो मॉलिक्यूल। P4, S8, मोर देन 1 एलिमेंट। होमो मतलब क्या होता है, सेम, और हीट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट्स के बारे में। तो अगर मैं आपसे फिजिकल स्टेट के बारे में बात करूं तो हमें बहुत पता है कि जो फिजिकल स्टेट होती है कंपाउंड की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट ऐसी हैं जो हम अपने पेपर में पढ़ते आएंगे, बार बार पढ़ेंगे और देखेंगे भी। प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं है और वो सिलेबस में है भी नहीं, तो हम इन तीनों स्टेट्स के बारे में बात करते हैं डीपली। तो देखो अगर मैं सॉलिड स्टेट के बारे में बात करूं तो सॉलिड स्टेट बेसिकली एज द नेम सजेस्ट कोई चीज कैसी है, सॉलिड है। तो अगर मैं सॉलिड स्टेट बोलूं तो सॉलिड स्टेट में हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल या कोई भी एलिमेंट या जो भी हमें कंपाउंड गिवन है वो सॉलिड है। देखो तो
तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस की, हम कैसे डिफाइन करेंगे जो हमारा कंपाउंड है, ईदर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी सॉलिड्स के लिए शेप। अगर मैं सॉलिड स्टेट के बारे में बात करूं तो शेप का कैसे पता लगाते हैं। देखो सॉलिड जो होता है, कंसिडर करो कि आई हैव दिस, तो दिस इज अ चॉक बॉक्स। ये क्या है, ये सॉलिड है, मींस मैं इसको स्ट्रेच नहीं कर सकती हूँ, मैं इसको बेंड नहीं कर सकती हूँ, मैं इसको क्रैक नहीं कर सकती हूँ। तो इसमें सॉलिड का मतलब क्या होता है, इसमें सॉलिड का मतलब ये होता है कि इसकी जो शेप है वो वैसी की वैसी रहेगी जैसी आई है, हम इसकी शेप को मोल्ड नहीं कर सकते। तो शेप की अगर मैं प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो इसकी शेप कैसी होती है, डेफिनिट। और वो डेफिनिट क्यों होगी हम वो भी पढ़ते हैं। देखो सॉलिड्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बेसिकली दो पार्टिकल्स को अगर कोई चीज जोड़ के रखती है तो उस अट्रैक्शन को, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड्स में क्या होता है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल डेफिनेट होता है, जिसकी वजह से वो ना ही मोल्ड हो सकते हैं, ना ही हम उन्हें तोड़ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत होती है उनको तोड़ने के लिए। तो सॉलिड की शेप कैसी होती है, डेफिनेट। लेकिन अगर मैं लिक्विड के बारे में बात करूं तो लिक्विड की शेप डेफिनेट तो नहीं होती, बट इट विल टेक द शेप ऑफ कंटेनर in which they are kept. अब इसका मतलब समझते हैं। देखो लिक्विड में हम बात करें तो लिक्विड में हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर करो कि आपने एक बाउल में वाटर ऐड किया, पूरा बाउल नहीं भरा, उसमें सिर्फ थोड़ा सा वाटर ऐड किया। अब आपने देखा कि वाटर की शेप उस बाउल के जैसे सर्कुलर हो चुकी है, लेकिन अगर मैं उसी वाटर को किसी ग्लास में डालूंगी, कोई ग्लास के कंटेनर में डालूंगी, तो मैं ये चीज देखूंगी कि अब लिक्विड ने जो शेप है वो ग्लास के कंटेनर की ले ली। तो बेसिकली लिक्विड की कोई शेप नहीं होती है, लेकिन वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है जिस कंटेनर में हमें उसे डाला होता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है। अब हम ये नहीं बोल सकते सॉलिड की तरह शेप तो डेफिनेट है, लेकिन सॉलिड बिल्कुल फुल होता है, बिल्कुल भरा हुआ होता है। जैसे कि अगर मैं स्टॉक के बारे में भी बात करूं तो इसमें कोई स्पेस ही नहीं है, ये बिल्कुल फुल है। लेकिन अगर मैं लिक्विड के बारे में बात करूं तो जरूरी नहीं है कि अगर लिक्विड एक बाउल में फुल कंप्लीट अगर आ रहा है तो वो ग्लास में भी फुल आएगा। क्या पता कि बाउल की जो वॉल्यूम है वो 200 ml है, तो हो सकता है कि ग्लास की जो वॉल्यूम है वो 500 ml हो, तो ग्लास क्या होगा, आपका हाफ एम्प्टी रह जाएगा और ग्लास आधा फिल होगा। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। और गैसेस की बात करूं तो गैसेस की तो डेफिनेटली कोई डेफिनेट शेप नहीं हो सकती। अब ये भी समझते कैसे, कंसिडर दिस, हम इस रूम में हैं, तो इस रूम में ऑब्वियसली गैसेस हैं, मेरे हाथ के बीच में भी गैसेस हैं और भी बहुत स्पेस, ये जितना भी स्पेस है सब में कोई ना कोई गैस है, वी कांट सी गैस ऑल्सो। तो गैस में क्या है, अगर मैं इस रूम में डालूंगी तो ये उसमें भी पूरी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, पूरे शेप कंटेनर की शेप ले लेगी। और ऐसे ही अगर मैं गैस को किसी और रूम में शिफ्ट करती हूँ या मैं किसी और कंटेनर में डालती हूँ तो वो कंप्लीटली उसकी वॉल्यूम ले लेगी। तो गैस की ना ही कोई डेफिनेट शेप होती है, ना ही कोई डेफिनेट क्वांटिटी होती है। नाउ तो अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम। तो अगर मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूँ तो वी नो दैट सॉलिड की जो वॉल्यूम होती है वो डेफिनेट होती है। डेफिनेट कैसे कि लेट करो दिस इज द बोर्ड, ठीक है, मैंने बोला कि इस बोर्ड की डायमेंशन 6x4 है, तो दैट मीन्स इसकी जो वॉल्यूम है या जो डायमेंशन है और हाइट इसकी हम कंसिडर कर लेते हैं इट्स 7। तो इसकी जो वॉल्यूम है यानी कि 6x4x7 वो क्या है, वो डेफिनेट है, वो चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर मैं लिक्विड की वॉल्यूम के बारे में बात करूँ तो कंसिडर करो ये कोई जार है, इसमें मैंने 200 ml वाटर डाला, तो अगर इस जार का वाटर मैं किसी बाउल में ट्रांसफर करूँ तो इस बाउल में भी इसकी जो वॉल्यूम है वो 200 ml ही रहेगी,
बारे में मैं बोर्ड के बारे में बात करती हूँ तो ये सॉलिड है, मैं इसको कोशिश भी करूंगी तो ये कंप्रेस नहीं होगा। और अगर मैं जैसे लिक्विड की भी बात करूँ तो लिक्विड क्या है, बेशक लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होते हैं, लेकिन लिक्विड को भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर आप चाहो कि आप किसी कंटेनर में लिक्विड रखो तो कंप्रेस करो तो वो कंप्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस गैस के बारे में बात करूँ, लेट करो कि ये मैंने गैस इनिशियली 400 ml की कंटेनर में डाली, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि गैस का जो कंटेनर है वो मैं कम कर दूँ, यानी कि मैं गैस को एक 150 ml की कंटेनर में डालना चाहती हूँ। तो अब क्या होगा, ये सारी की सारी गैस में 150 ml की कंटेनर में डालूंगी तो गैस क्या हो गई, उसने 150 ml का कंटेनर ले लिया। दैट मीन्स क्या है कि गैस को कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस का मतलब ये होता है कि गैस के पार्टिकल्स को आप क्लोज ला सकते हो। इसमें जो पार्टिकल्स है वो ऑलरेडी इतने क्लोज होते हैं कि वो कंप्रेस नहीं हो सकते। पार्टिकल क्लोज इनफ दैट कांट बी कंप्रेस। सिमिलरली इन लिक्विड और गैस में क्या होगा, बहुत अच्छा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा। अब हम बात करते हैं फ्लूइडिटी और रिजिडिटी। अब देखो फ्लूइडिटी और रिजिडिटी मतलब क्या होता है। फ्लूइड मतलब क्या है, किसी भी तरीके से फ्लो हो जाना। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, टू फ्लो। तो अगर मैं फ्लूइडिटी की बात करूँ तो जो सॉलिड होता है, ऑब्वियसली अगर ये चॉक है मैं इसको ऊपर से नीचे ड्रॉप करूँ तो ये फ्लो तो नहीं करेगी ना, मीन्स ये पानी की तरह नहीं बह सकती, ये गैस की तरह फ्लूइड नहीं कर सकती। तो बेसिकली जो सॉलिड होता है ये रिजिड रहेगा। मीन्स अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉप करूँ, ऐसे ड्रॉप करूँ, या मैं इस चॉक को किसी भी पोजीशन में ड्रॉप करूँ, ये बहेगा नहीं, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, सिर्फ ड्रॉप होगा। तो सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। हर वो चीज जो फ्लो नहीं हो सकती है उसको क्या बोलते हैं, रिजिड, यानी कि स्ट्रॉन्ग। अब हम लिक्विड के बारे में बात करें तो हमें पता है लिक्विड की आपने टेंडेंसी देखी होगी, जब हम लिक्विड जाते हैं या हम देखते हैं झरना सा बह रहा होता है, तो लिक्विड का मतलब क्या होता है कि जो लिक्विड है वो हाई लेवल से लो लेवल पे फ्लो कर सकता है। मतलब कि लेट करो अगर ये कोई हैवी लेवल है, ठीक है, और ये कोई लो लेवल है, तो लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो फ्लो कर जाए। तो सिमिलरली लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो। और गैस का तो हमें पता ही है, अगर आप गैस को जिस भी कंटेनर में डालोगे वो क्या करेगा, वो सारे में डिफ्यूज हो जाएगा। तो गैस क्या करता है, वो फ्लो करने की टेंडेंसी रखती है। अब हम डेंसिटी की बात करें। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो हमें पता है कि सॉलिड की जो वॉल्यूम होती है वो कम होती है, इतनी नहीं होती, डेफिनेट होती है, और सॉलिड का मास बहुत ज्यादा होता है। तो मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी। तो जिसकी वॉल्यूम कम है, ध्यान से देखना, जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब कि वॉल्यूम जितनी कम होगी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और सॉलिड की वॉल्यूम कम होती है गैस के कंपैरिजन में। मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम इस पूरे रूम में एक छोटा सा सॉलिड का ब्लॉक इस साइड में रख दें तो इस रूम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में उस ब्लॉक की वॉल्यूम तो कुछ भी नहीं है, हम उसकी वॉल्यूम को अवॉइड कर सकते हैं। तो सिमिलरली जो सॉलिड होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, लिक्विड की डेंसिटी भी बहुत लार्ज होती है, क्योंकि लिक्विड भी उस कंटेनर का वॉल्यूम लेते हैं जिस कंटेनर में उसे डाला जाता है। लेकिन गैस की वॉल्यूम क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम, बिकॉज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वॉल्यूम। नाउ द नेक्स्ट इज फ्री सर्फेस। अब हम इसको ध्यान से पढ़ना है, फ्री सर्फेस क्या होता है। देखो फ्री सर्फेस बेसिकली वो सर्फेस होता है जो हमें प्रोवाइड किया जाता है कि हम कोई रिएक्शन करना है या हम कुछ करना है। अब जैसे कि लेट करो मैं एक क्यूब बनाऊं, फ्री सर्फेस के बारे में बात करते हैं तो कंसीडर दिस इज अ क्यूब। तो अब इस क्यूब में फेसेस कितने हैं, 1 2 3 4, एक फ्रंट फेस 5 और एक बैक का फेस 6 फेसेस है। तो बेसिकली और भी ये तो 6 फेसेस है, लेकिन अगर मैं सॉलिड के बारे में बात करूँ कि सॉलिड की फ्री सर्फेस कितने हैं, तो वही सॉलिड के सारे सरफेसेस ये जो मैंने क्या नहीं है फ्री सर्फेस है जिन पे हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं। तो इसमें 6 फेसेस हो गए। बट अगर मैं लिक्विड के बारे में बात करूँ, लेट करो लिक्विड ऑब्वियसली मैं किसी कंटेनर में डाल दूँ, तो मैंने लिक्विड को इस कंटेनर में डाल दिया। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो लिक्विड की ये जो 3 साइड है ये तो वैसे ब्लॉक हो गई है ना, तो इसमें तो हम लिक्विड की कोई रिएक्ट करा नहीं सकते। तो लिक्विड का अगर ये कंटेनर का लिड ओपन है, अगर ये लिड ओपन है तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि इसका जो फ्री सर्फेस है वो सिंगल है। तो लिक्विड का जो फ्री सर्फेस होता है वो एक होता है, क्योंकि लिक्विड की फ्लो की टेंडेंसी क्या है, वो सिंगल टेंडेंसी है, वो कंप्लीटली ऐसे फ्लो कर रहा है। और गैस तो भाई आप जिस कंटेनर में डालोगे वो उसी में कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो जाएगी, तो गैस का कोई फ्री सर्फेस नहीं होगा। अब
नेक्स्ट टॉपिक बचते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में बात करते हैं। अब देखो, अगर हम सॉलिड की डिफ्यूजन की टेंडेंसी के बारे में बात करें तो सिमिलरली कंसिडर करो ये एक रूम है, इस रूम में मैंने एक छोटा सा सॉलिड का ब्लॉक डाल दिया। अब ये जो ब्लॉक है ये इस रूम में तो कुछ चल के जा नहीं सकता है, इस ब्लॉक ये मूव भी नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी मूविंग टेंडेंसी 0 है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स का पूरे रूम में या पूरे कंटेनर में जिसमें उसको डाल रहे हैं वो उसमें स्प्रेड हो जाए। तो भाई ये ब्लॉक यही है, ये यही बड़ा रहेगा जब तक कि हम इस ब्लॉक को मूव नहीं करेंगे। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो डिफ्यूज नहीं करते। अगर हम लिक्विड के बारे में बात करें तो मैं कंसिडर करूँ इस कंटेनर में मैंने एक लिक्विड डाल दिया, तो आपने नोटिस किया होगा धीरे धीरे ना लिक्विड थोड़ा थोड़ा चलता है। मीन्स आपने देखा होगा कि अगर फ्लोर स्लिपरी हो या फ्लोर की लेविंग सही से नहीं हो रखी हो या कोई भी बात हो तो जो लिक्विड है वो थोड़ा आपका आगे स्प्रेड हो सकता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। तो लिक्विड की जो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है? स्लो। और अगर मैं गैस के बारे में बात करूँ तो गैस का इस कंटेनर के बारे में अगर हम बात करें तो इस कंटेनर में अगर हम देखें तो गैस अगर मैं इधर डालूंगी और मैंने इधर कोई बैरियर नहीं लगाया तो गैस क्या करेगी? पूरी रूम में ऑटोमेटिकली स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो गैस होती है वो बहुत रैपिडली डिफ्यूज होती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि आप मैटर की स्टेट को चेंज कैसे करेंगे। तो देखो हमारे पास 3 वेज होते हैं, हम सॉलिड को लिक्विड को सॉलिड में और लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम वो देखते हैं। तो वी कैन मेक अ चार्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हम इनके मैटर की स्टेट को चेंज कैसे करेंगे। मीन्स अगर मुझे सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी? मैं सॉलिड को मेल्ट करना स्टार्ट करूंगी तो वो क्या होगा? वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रही हूँ तो मैं कौन सा प्रोसेस कर रही हूँ? मेल्टिंग। अब हम ये समझते हैं मेल्टिंग होता क्या है। देखो अगर मैंने कोई वाटर आइस लिया, ठीक है, और अगर मैंने आइस को रूम टेम्परेचर पे रख दिया तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद ना वो जो आइस है ना वो वाटर में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। ऐसे ही अगर मुझे किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए इवैपोरेशन या फिर बॉइलिंग। हम ये समझते हैं कि बॉइलिंग और इवैपोरेशन क्या होता है। देखो किचन में आप सबने देखा होगा कि जब आप किसी कंटेनर में या किसी पतीले में क्या करते हो? आप पानी रखते हो, लेट करो, आपने बिल्कुल फुल कर दिया, थोड़ी देर बाद आपने क्या किया? गैस पे पतीला रखा और उसमें पानी डाला, तो आप थोड़ी देर बाद देखते हैं कि पानी की जो कंसंट्रेशन है ना वो बहुत कम हो गई है। तो पानी की कंसंट्रेशन कम हो गई, इसका मतलब क्या है? पानी इवैपोरेट हो गया, लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट हो गया। तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है हम उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग बोलते हैं। और अगर हम किसी भी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और अगर हमें गैस को भी लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो भी हम उस प्रोसेस को क्या, सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो भी हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कैम्फर। जैसे कि लेट करो ये कोई बर्नर है, ठीक है, और मैंने इसके फ्लेम लगा दिया, फ्लेम ऑन कर दी और इस पर मैंने रखा चाइना डिश और ये आपकी वायर। ठीक है, अब मैंने क्या किया? मैंने इस डिश में ना कैम्फर डाला। कैम्फर को हिंदी में बच्चों कपूर बोलते हैं। अब मैंने इसमें कपूर डाला, थोड़ी देर बाद जब मैंने फ्लेम ऑन करी ना तो मैं नोटिस करूंगी जो कैम्फर है ना वो इवैपोरेट हो गया। आप देखोगे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। तो कैम्फर की जो इनिशियल स्टेट थी वो क्या थी? सॉलिड, लेकिन वो कन्वर्ट होकर किसमें गया? डायरेक्ट गैस में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कैम्फर भी है और नैप्थलीन बॉल्स भी है। आप देखते होंगे नैप्थलीन बॉल को घर पे यूज करते होंगे। सो बेसिकली दीज आर योर 2 एग्जाम्पल्स कि आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे कि आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया तो मेल्ट किया, तो ऑब्वियसली जैसे आप आइस फ्रीज करते हो तो आप जब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो उसको क्या बोलोगे? फ्रीजिंग या फिर कूलिंग भी बोल सकते हैं।
आप देखते होंगे आप फ्रिज में बर्फ जमाते हैं तो क्या करते हैं, आप लिक्विड को किसी कंटेनर में डाल देते हैं और थोड़ी देर बाद जब उसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो दैट विल बी प्रोसीजर ऑफ योर कूलिंग एंड फ्रीजिंग। अब आपको गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए भी क्या करते हैं, कंडेंसेशन। सेम, तो अगर आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे माइंड में, ध्यान से देखना। आपने देखा होगा कि जब आप यूटेंसिल्स किचन में काम करते हैं तो आपकी मदर अक्सर उस पे यूटेंसिल्स पे प्लेट लगा देती होंगी एक। तो आपने नोटिस किया होगा कि प्लेट जब आप हटा के देखते हो ना तो उस पर वाटर की ड्रॉपलेट्स आई हुई होती हैं। तो इसमें देखो ये दोनों प्रोसेसेस कितने इक्विवेलेंट है। लिक्विड में जब हमने क्या किया, हमने किसी फ्लेम पे कंटेनर में, ये आपकी वायर बॉस, और इस पे आपने कोई कंटेनर रखा, इसमें क्या था, लिक्विड था, ठीक है, और ये उस पे एक प्लेट लगा दी। अब जब ये बॉइलिंग होनी स्टार्ट हुई तो जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होके इस प्लेट पे जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। लेकिन जब ये जो ड्रॉपलेट्स है, जब ये प्लेट क्या होगी, ये प्लेट आपकी कूल होगी, तो जब ये ड्रॉपलेट्स आपकी इस प्लेट पे टच करेंगी तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। सो आई होप आपको आज की क्लास में समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास से इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। बाकी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता सकती हूँ कि आपके एनटीएससी के ओलंपियाड में किस तरीके के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ सकते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड क्या होगा, समथिंग लाइक दिस, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of solid into liquid is known as, और आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए होंगे। ऑप्शन मेल्टिंग, सेकेंड इवेपोरेशन, थर्ड कूलिंग and the fourth is your sublimation। तो हमने पढ़ा है कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज मेल्टिंग। इसी तरीके के क्वेश्चंस हम आगे कवर करेंगे। आप एक क्वेश्चन और भी देख सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि लेट करो वी हैव अ सॉलिड कंपाउंड, तो हम पूछ सकते हैं द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन is maximum and minimum in which state of matter। और आपको ऐसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड, सेकंड सॉलिड एंड गैस, थर्ड वन लिक्विड एंड गैस, फोर्थ इज लिक्विड एंड सॉलिड। तो देखो इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है। फर्स्ट उसने पूछा है मैक्सिमम और फिर उसने पूछा है मिनिमम। अब आपके माइंड में आएगा कि मैक्सिमम क्या होता है, हमें पता है कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होते हैं, सॉलिड में होते हैं, करेक्ट। अब मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें पता है किस में होते हैं, गैस में होते हैं। लेकिन पेपर में ध्यान से हमें ये चीज देखनी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें फर्स्ट क्या लिखा है, मैक्सिमम, एंड देन क्या लिखा है, मिनिमम। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे अगर लेट करो, मैं इसमें एक चेंज कर देती हूँ, आपका गैस एंड सॉलिड कर देती हूँ। तो आपके कई बार होगा आपके माइंड में बात नहीं आएगी कि आप देखोगे भाई गैस एंड सॉलिड आंसर है, तो आप इसको भी टिक कर सकते हो, बट ये आंसर क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मैक्सिमम के बारे में बात करी है। तो मैक्सिमम किस में है, सॉलिड में। तो ये चीज पेपर में कई बार मिस्टेक हो जाती है, हम लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, गैस और सॉलिड मार्क करके आ सकते हैं। तो मैक्सिमम पहला सॉलिड है एंड दूसरा गैस है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2। तो अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, hit the like button, subscribe and share। Thank you so much।